आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की राजनीति में अपनी बेबाक आवाज और बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री और आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले जी। 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनका बड़ा दावा हो। मोदी सरकार की अगली पारी की संभावना, दलित राजनीति में मायावती के प्रभाव से लेकर आरपीआई की भूमिका या फिर वंदे मातरम को लेकर जारी सियासी बहस। आज इन तमाम मुद्दों पर उनसे करेंगे सीधी बात, स्पष्ट और बेबाक बातचीत। रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। हाँ बोलो सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपसे उस बयान से जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपने कहा कि 2029 में आप फिर से आएंगे और मैं आपके मंत्रालय में मंत्री भी रहूंगा। तो सर, इससे आप कैसे कॉन्फिडेंस से, और क्या आपका राजनीतिक आकलन इसमें है कि नहीं वो 2029 में फिर से वापसी करेंगे? नहीं, मेरा ये है कि भाई जिस तरह अपोजिशन बहुत ही ताकत से अटैक कर रहा है और अपोजिशन को मालूम है कि अपोजिशन की नींद उड़ाने का काम मोदी जी ने किया है और नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। आज तक जो जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले नरेंद्र मोदी जी है और वो अपने 15 साल तो पूरे करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह अभी 12 सालों का अगर हम लेखा जोखा अगर हम देखते हैं तो देश में रोड की टेक्नोलॉजी एकदम अच्छी बन गई है। या रोड इतने अच्छे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव गांव को जोड़ने वाली रोड हो, रेल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ गई है, वंदे भारत ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, शताब्दी ट्रेन है और एयरक्राफ्ट की जो कनेक्टिविटी है ये भी बहुत अच्छी बढ़ गई है। अनेक एयरपोर्ट भी बने हैं। उसके साथ साथ किसानों के खाते में पैसे डालने का भी अच्छा निर्णय हुआ है। दूसरा जो है दलितों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं और जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सब लोगों को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और दलित वोट उनको इसलिए मिल रहा है, जो इंटेलेक्चुअल का कुछ वोट नहीं मिलता है, हर समाज का 100% वोट इसको नहीं मिलता है। लेकिन दलित समाज के जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं और लोग देख रहे हैं कि भाई विकास हो रहा है, हम जिस रोड से जाते हैं उस रोड बहुत अच्छे बन गए हैं। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह 25 करोड़ लोग 10 सालों में गरीब रेखा के ऊपर आए हैं, ये आंकड़े हैं, सरकार मतलब आंकड़े हैं। उसके साथ साथ 58 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बैंक में अकाउंट खुले हैं। कभी इतने लोगों के आम आदमी के अकाउंट बैंक में कभी नहीं खुले थे। जनधन योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने सबको बताया कि आम आदमी का भी अधिकार है बैंक पर, उन्होंने अपना बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए और एक पारदर्शी इकोनॉमी अपने देश में आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसलिए आज अपने देश की इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है। 10 नंबर पर हम थे, अभी अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, जर्मन नंबर 3 पर है और बहुत जल्द हम नंबर 3 पर जा सकते हैं। मेड इन इंडिया को बहुत बढ़ावा देने का निर्णय सरकार ने लिया है, मोदी सरकार ने लिया है। एमएसएमई को मैक्सिमम मतलब स्ट्रेंथन करने का काम हमारे सरकार ने किया है और अनेक विषय पर सरकार के बहुत सारे निर्णय हुए हैं। 10% आरक्षण जो SC ST OBC में जो जाति आती है ना उनके लिए 10% आरक्षण मिला है। तो ऐसे अनेक निर्णय हुए हैं। महिला आरक्षण बिल हमने पास किया था। तो इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि 29 में अपोजिशन कितनी भी मतलब मूवमेंट करे, नरेंद्र मोदी जी को इतना कितनी भी दे देगा गालियाँ, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जितनी मोदी जी को देनी उतनी दे दो गाली। लेकिन लोग समझते हैं नरेंद्र मोदी जी को अपना वाली। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जितना उल्टा सीधा बोलता है बोलने दो, आपको आपका मुंह नहीं बंद कर सकते। इसीलिए मुझे विश्वास है कि 2029 में जरूर एनडीए की सरकार आएगी और एक बार चौथी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे
और मैंने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो मैं भी बनूंगा। बिल्कुल सर, ये तो है सर। जैसा जंतर मंतर पे आपने देखा पिछले दिनों आंदोलन चल रहा था, उसमें पूरा विपक्ष आया, राहुल जी भी आए, और आज अभी वो संसद भवन थाना मार्ग पे बैठे हुए हैं धरने पे एफआईआर कराने के लिए कि पैलेट गन चली थी, उनका आरोप है पैलेट गन से घायल हुआ है एक लड़का, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है, जबकि ये मामला अभी तक जांच के दायरे में, और अभी तक ये मामला पूरा फाइनल नहीं हो पा रहा है कि पैलेट गन चली है कि नहीं चली है, लेकिन वो मांग कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पैलेट गन चली है या नहीं है इस पर अभी तक मतलब कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन ना सरकार ने पुलिस वालों से आदेश दिए थे, ना अमित शाह ने सरकार को मतलब फायरिंग के आदेश दिए हैं। सर राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन फायरिंग हुई नहीं है। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो गृह मंत्री कभी ऐसा आदेश नहीं देते। जब फायरिंग का जब आदेश होता है तब वहाँ का पुलिस अधिकारी डीएम को पूछता है या वहाँ का वरिष्ठ अधिकारी को पूछता है कि स्थिति एकदम हमारे आउट ऑफ कंट्रोल में है, हमने लाठीचार्ज किया तो भी मॉब हट नहीं रहा है, हमने मतलब अश्रुधूर छोड़ा उसमें भी मतलब मॉब नहीं डिस्पर्स हो रहा है, इसीलिए हमें फायरिंग ऑर्डर दीजिए। तो फिर ऊपर से ऑर्डर आता है तो ये फायरिंग होती है। तो इस जब कॉकरोच पार्टी का जब रैली निकला था तब इस रैली को संसद भवन तक ही रोकना चाहिए था, लेकिन लोगों की भीड़ ज़्यादा थी, लोग पुलिस को ना जुमानते हुए आगे आगे आ गए, आगे आगे आकर वो रेल भवन तक आए। और रेल भवन ऐसा है कि नए पार्लियामेंट का वॉल उधर ही आता है, तो सामने आता है। तो हमने आप सब लोगों ने दुनिया में देखा है कि भाई वहाँ बैरिकेडर तोड़कर स्टूडेंट आगे जा रहे थे, पुलिस पर पथरा हो चुका था, और तब पुलिस ने मॉब को डिस्पर्स करने के लिए अश्रुधूर भी छोड़ा था। नहीं, अश्रुधूर छोड़ा था जी, अश्रुधूर छोड़ा था, और पुलिस को मॉब को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। तो बैलेट गन से मतलब स्टूडेंट पर हमला किया, स्टूडेंट को मारा। ये राहुल गांधी जी का और सभी लोगों का आरोप है, तो इसकी पूरी जांच हो रही है। सरकार ने इसी तरह के मुद्दे को नकारा है कि भाई ऐसा कोई आदेश हमने नहीं दिया था। और अगर किसी पुलिस ने अगर एक ही स्टूडेंट को वो मतलब बैलेट गन से मारा, ऐसा उनका कहना है, एक ही स्टूडेंट की कंप्लेंट है। तो अगर पूरे बैलेट गन से अगर पुलिस आंदोलनकर्ताओं पर हमला करती थी तो आने के लोग जख्मी हो जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और हमने भी आंदोलन अनेक बार किया है। अगर शांति से आंदोलन करना है तो शांति से आंदोलन हो सकता है, अगर गड़बड़ी करने है, बहुत सारे आंदोलनकर्ताओं का यही मानसिकता होती है कि लाठीचार्ज होना चाहिए, लाठीचार्ज हो जाएगा तो सरकार की बदनामी होगी, लाठीचार्ज हो जाएगा तो हमको पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, और लाठीचार्ज से इस आंदोलन को भारी पब्लिसिटी मिली भी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल आदेश नहीं था, अमित शाह जी का आदेश बिल्कुल नहीं था, तो इसकी पूरी जांच हो रही है। और अभी राहुल गांधी जी मतलब अभी संसद थाने पर बैठे हैं और एफआईआर लेना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि भाई इसकी पूरी जांच सरकार के माध्यम से हो रही है। कौन से पुलिस अधिकारी ने, कौन से पुलिस ने स्टूडेंट को ऐसा गलत ढंग से मारा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पैलेट गन से जिन्होंने मतलब लाठी चलाई है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब सर इसमें कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वंदे मातरम मुद्दे को लेके विपक्ष बार कर रही है कि वंदे मातरम के मुद्दे को बुलाए। जिस हिसाब से आपने देखा 15 अगस्त को वंदे मातरम का मुद्दा छाया हुआ है, तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे लगता है कि वंदे मातरम ये जो राष्ट्रगान है, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको राष्ट्रगान का दर्जा दिया। और ये वंदे मातरम ऐसा था कि आज़ादी के आंदोलन में जब अंग्रेज़ों को भगाना था, हमको अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना था, तो वो गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में इतना बड़ा आंदोलन चलता रहा था कि वंदे मातरम का आवाज़ पूरे गांव गांव में गूंज उठता था। ये आवाज़ सुनकर मतलब अंग्रेज एकदम मतलब एकदम डर गए थे। इसलिए वंदे मातरम का महत्व बहुत ज़्यादा है। जनगण मन तो अपना राष्ट्रगीत है ही है,
लेकिन वंदे मातरम ने अपने देश के आज़ादी को बहुत ही बड़ी ताकत दी है। जनगण मन तो बाद में आया है, मतलब जब देश को आज़ादी मिली तब अपना राष्ट्रगीत बन गया था संविधान बनने के बाद। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके कार्यालय में, दिल्ली के अकबर रोड के कार्यालय में जब उन्होंने 15 अगस्त मनाया तब राष्ट्रगान जो है ये वंदे मातरम राष्ट्रगान आधा ही छोड़ दिया था। और कांग्रेस पार्टी बोल रही कि हम आगे का नहीं बोलेंगे। अभी आगे का नहीं बोलेंगे मतलब यह कैबिनेट ने मान्यता दी है और ये बिल भी मतलब संसद में पास हो चुका है, तो उसको इसका विरोध करना ठीक नहीं है और पूरा राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। और जो कांग्रेस पार्टी इसका राष्ट्रगान का आदर नहीं कर रही है तो उसको जनता जरूर मतलब आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। और राहुल गांधी कितनी भी राजनीति करे, कितनी भी मतलब उल्टी सीधी बातें मोदी साहब के बारे में करे, लेकिन जनता हमारे साथ है और चुनाव में भारी संख्या में हम जीत कर आएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, जिस हिसाब से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ और अभिजीत दीपके उसका लीड किए, दीपके को लेकर आपने कहा कि वो आए हमारी पार्टी ज्वाइन करें और आंदोलन से, तो क्या आपकी पार्टी आरपीआई आंदोलन से जुड़े युवाओं को, नए चेहरों को पार्टी से जोड़ना आपका उद्देश्य है? मतलब हम तो नौजवान हम भी थे और जब हमने दलित पैंथर का आंदोलन मैंने बहुत बढ़िया चलाया था, लाखों की संख्या में लोग उसमें सम्मिलित हो जाते थे। तो मतलब जो अभिजीत दीपके वो हमारे समाज का है, महाराष्ट्र का रहने वाला है और स्टडीड भी है, और इसीलिए मैंने उनको बोला कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी उन्होंने स्थापित की है, तो अभी आंदोलन करके उन्होंने दिखाया कि हम कॉकरोच नहीं है। मतलब नाम तो कॉकरोच जनता पार्टी आपने दिया था, इसलिए दिया था कि आदरणीय चंद्रकांत जी जिन्होंने मतलब कुछ एक जजमेंट देते वक्त कॉकरोच के बारे में कुछ बताया था कि आज के नौजवान कॉकरोच नहीं से है, तो उसका धागा पकड़कर अभिजीत दीपके ने मतलब अमेरिका में इस पार्टी की स्थापना ऑनलाइन की, सोशल मीडिया में की और उसको भारी सपोर्ट भी मिला। और अभी उनका आंदोलन भी सफल हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना ही चाहिए, उनका आग्रह था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया, उनकी सभी मांगे मान्य कर दी। इसीलिए मेरा मानना था कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी चलाने से फायदा नहीं है, तो उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, वो बाबा साहब का अनुयायी है, बाबा साहब को मानता है, इसीलिए उन्होंने अगर वो रिपब्लिकन पार्टी में आता है तो पार्टी मजबूत करने के लिए, युवा वर्गों को बहुत अच्छा महत्व देने के लिए मुझे उसका अच्छा फ़ायदा हो सकता था। इसीलिए मैंने बोला था कि अभिजीत दीपके ने रिपब्लिकन पार्टी में आना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैं मेरी पार्टी चलाता रहूँगा। तो ठीक है, तो मैंने ठीक सर, जैसा कि मायावती जो कि जनाधार अब उनका देखा जाए तो पहले से कम हो रहा है दलित वोटों के बीच में, जिसमें बीजेपी कांग्रेस और बीएसपी तो है ही, बाकी बीजेपी कांग्रेस की सबकी नज़र है। इस मुकाबले में सर आप आरपीआई को कहाँ देखते हैं, किस हिसाब से आप दलित वोट बैंक को साधेंगे? नहीं भी बहुजन समाज पार्टी जो मायावती जी की है, ये मायावती जी की पार्टी कांशीराम जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में चली भी। सबसे बड़ी सफलता कांशीराम जी को उत्तर प्रदेश में मिली। उसका कारण ये था कि दलित का वोट 22-23% होता और कांशीराम जी ने पहले बामसेब उन्होंने महाराष्ट्र में शुरू की थी और उसके बाद उन्होंने डीएस बहुत स्थापित की मतलब हुई थी और उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। तो अभी जब मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी तो बीजेपी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनने के लिए सपोर्ट किया था, लेकिन उनकी सरकार में नहीं गए थे, पूरा सरकार मायावती का था। लेकिन चौथी बार मायावती अपने बलबूते चुनकर आई, 206-7 सीटें उनको मिली, उन्होंने सरकार बनाई, 5 साल सरकार चलाई। लेकिन उसके बाद अभी मायावती का जनाधार एकदम टूटता जा रहा है। मायावती की लीडरशिप पर लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं रह रहा है और इसीलिए एक तो मेरा यूपी के लोगों को ये कहना है कि आज तक आपने बहन को देखा है, अभी थोड़ा भाई की तरफ देखिए, ये भाई बाबा साहब की पार्टी का है, रिपब्लिकन पार्टी का है
तो मायावती को छोड़कर बड़े बड़े बीएसपी के नेताओं ने आरपीआई में आना चाहिए। एक ज़माना था कि चरण सिंह साहब के सरकार के टाइम पर हमारे 19 एमएलए हाथी सिंबॉल पर चुनकर आए थे। हाथी सिंबॉल हमारा रिपब्लिकन पार्टी का है ओरिजिनल। तो लेकिन और उसके बाद तब हमारे 19 एमएलए चुनकर आए थे। 4 वहाँ हमारे मिनिस्टर थे। हरियाणा में, पंजाब में हमारे मिनिस्टर रहते थे। दिल्ली का अब्बास मलिक नाम का मुस्लिम आदमी यहाँ का मेयर था आरपीआई का। तो एक ज़माना हमारा था। लेकिन अभी हम एनडीए के साथ है, हम अभी मोदी जी के साथ है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लोग आरपीआई में आते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब की पार्टी एक मजबूत करने के लिए मतलब हमें अच्छा मौका मिल सकता है। इसीलिए बीएसपी के लोगों को मेरा कहना है, आइए, आपका स्वागत करने के लिए मैं हूँ। अपन बाबा साहब की पार्टी आगे चलाते हैं। आपने कांशीराम की पार्टी चलाई थी, मैं बाबा साहब की पार्टी चला रहा हूँ और आपको पार्टी में लेकर मैं ज़रूर अच्छी जिम्मेदारी दे दूंगा। आइए बाबा साहब की पार्टी में। सर, तो क्या लगता है आपको 2027 चुनाव में आप बीजेपी जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो क्या आप उसमें करेंगे, अपनी सीट उतारेंगे मायावती जी की? तो 27 में जो मतलब 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मणिपुर है और मतलब पंजाब है। तो चारों राज्यों में चुनाव हो रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से हमको कोई सीट मिलेगी नहीं। तो अगर हमारा कोशिश है कि अगर बीएसपी की डाउनफॉल की स्थिति ध्यान में रखते हुए अगर बीजेपी रिपब्लिकन पार्टी को साथ लेती है और 4-5 सीटें भी हमको दे देती है तो कम से कम 10-20% दलितों का वोट जो है ये वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र करने में मुझे सफलता मिल सकती है। तो इसका स्टडी थोड़ा सा वहाँ के नेताओं ने करने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ जी के मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं और अगर ऐसा निर्णय होता है तो अच्छी बात है। अगर ऐसा निर्णय होता नहीं है, अगर माननीय अनुप्रिया पटेल जी को, अपना दल को आप साथ लेते हैं, निषाद पार्टी को साथ लेते हैं, राजभर पार्टी को साथ लेते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी भी महाराष्ट्र से जरूर इंडिया में है। लेकिन हमारा रिपब्लिकन पार्टी भारत के 28 राज्यों में काम करती है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में काम करती है और 2 राज्यों में हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज है। नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं, मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। तो अभी आने वाले चुनाव में मेरा प्रयत्न ये है कि और 2 राज्यों में अगर हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो रिपब्लिकन पार्टी को नेशनल स्टेटस मिल सकता है। तो इसीलिए अभी हमारी कोशिश रहेगी कि अगर बीजेपी को सीट दे सकती है क्या, उसके बारे में हम थोड़ा प्रयत्न करेंगे। हमारे विनोद तावड़े जी जो महाराष्ट्र के हैं वो अभी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज बने हैं और उनसे मैं बात करने वाला हूँ और बाकी के राज्यों में भी अलायंस होता है तो विचार करेंगे। लेकिन बीजेपी के तरफ से हमको कोई रिस्पांस मिलेगा नहीं, इसलिए हमने तय किया है कि भाई कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी के जगह पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। ये आने वाले 4 विधानसभा के चुनाव में आरपीआई की भूमिका रहेगी। सर, 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो दलित वोट, क्योंकि मायावती जी अब धीरे धीरे उनका राजधार खत्म ही हो रहा है, तो 29 चुनाव में क्या लगता है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को ये लोग आगे कर रहे हैं। जिस हिसाब से आप देखे थे अभी सत्र चल रहा था उसमें भी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जिस हिसाब से राहुल के साथ थी और उन लोगों ने किया, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2029 में देश के? राहुल गांधी जी बन सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। मतलब अपोजिशन लीडर, प्रधानमंत्री बनने का अभी वक्त आया नहीं है और वक्त काफ़ी है जी। और जब तक नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं हूँ, जब तक नरेंद्र मोदी जी के साथ इंडिया के सभी हमारे नेता लोग हैं, तब तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हराना इतना आसान काम नहीं है। और इसीलिए हमारी कोशिश है, अगर जनता जो चाहेगी वो जनता निर्णय ले सकती है। हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है, नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया को मतलब बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी युवा वर्गों पर विश्वास रखने वाले हैं और इसीलिए युवा उनके भावनाओं को ध्यान में रखकर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया था।
तब हमारा कहना इतना ही था कि भाई इस्तीफा ये सुलझना नहीं है। अगर पेपर लीक के मामले को दोबारा ना होने देना है तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, समाज में प्रचार करना होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एकदम ऐसा कुछ मतलब पेपर लीक होने का अगर कानून बन भी गया तो भी मतलब कानून तो तोड़ने वाले लोग अनेक होते हैं। अभी महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को फांसी की सज़ा देने का कानून बना है। निर्भया हत्याकांड के बाद मतलब निर्भया के केस के बाद जो मतलब पूरा हंगामा हुआ था देश भर में, दिल्ली में, तो तब कानून तो हमने कानून बनाया है कि भाई ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो भी अत्याचार हो ही रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि कानून तो होना ही चाहिए, लेकिन समाज व्यवस्था में ऐसे माइंड के लोग होना चाहिए कि गलत काम नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज़रूर हम हमारी एनडीए और एनडीए को हराना ये बच्चों का काम नहीं है, ये राहुल गांधी का काम नहीं है। तो राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर का पहले ट्रेनिंग ले और बाद में जनता सोचेगी। सर, क्या बीएसपी के जनाधार खत्म होने के बाद आरपीआई दलित राजनीति का नया केंद्र बनेगी, क्या लगता है आपको? हाँ, मतलब आरपीआई बन सकती है, लेकिन अभी तक वैसा सपोर्ट लोगों का नहीं मिल पा रहा है। मतलब लोग आ रहे हैं पार्टी, मेरे पास रोज 200-400 लोग आकर मुझे मिलते हैं, पार्टी में शामिल भी होते हैं, लेकिन जनाधार वाले लोग मेरे पार्टी में नहीं आ रहे हैं। जब तक जनाधार वाले लोग जो है बीएसपी के जो सीनियर नेता लोग हैं, ये अगर हमारे साथ जब तक आते नहीं है तब तक हमारे पार्टी को इतनी ताकत मिलेगी नहीं। लेकिन कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मेरी पार्टी हर राज्य में है, तो नॉर्थ ईस्ट में हमारी पार्टी अनेक राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बड़े राज्यों में थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर बड़े राज्यों में बीजेपी हमको साथ में लेती है तो बीजेपी का अच्छा फायदा हो सकता है। उसका बीजेपी के हाई कमांड ने विचार करने की आवश्यकता है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ नरेंद्र मोदी जी के कामों का लेखा जोखा लोगों के सामने रखता हूँ, मीडिया के सामने रखता हूँ, और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ सभा में भी नरेंद्र मोदी जी की मैं प्रशंसा करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के कामों का एक पूरा जो स्ट्रैटेजिक जो रिपोर्ट है वो लोगों के सामने रखता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने हमको नज़दीक करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, अंत में मैं 4 लाइन आपसे सुनना चाहूँगा, जिस हिसाब से आप शायराना अंदाज में बोलते हैं विपक्ष पे। सर, कुछ अगर जैसे संसद में आप बोलते हैं 4 लाइन कुछ बोल दे राहुल जी को लेकर विपक्ष पे जो भी। मतलब सारा विपक्ष एक साथ आकर सारा विपक्ष कर रहा है नरेंद्र मोदी जी को लक्ष्य। एक साथ आकर सारा विरोधी पक्ष कर रहा है नरेंद्र मोदी जी को लक्ष्य। लेकिन 2029 में सत्ता पर आने वाला है नरेंद्र मोदी जी का ही पक्ष। अरे बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जिस हिसाब से आपने बताया पूरी राजनीति के बारे में कि 2029 में क्या होने वाला है, दलित राजनीति को लेकर क्या होने वाला है। आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और सुना आपने उनको कि किस हिसाब से उन्होंने बताया कि 29 की राजनीति में क्या होगा, 27 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। इन सब चीज़ों को आपने सुना और देखा। मैं आपको दिखाता रहूँगा, और आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए, आगे देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।